हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है, अगर सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाया गया है और उसका अगर सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसको हम बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वो कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है, उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका डेरिवेशन क्या है, वो आया कहाँ से। ठीक है, तो डेरिवेशन जो है नर्स्ट इक्वेशन का ऑब्वियसली किसने दिया, नर्स्ट ने दिया। तो उन्होंने क्या किया, सेल में जो होने वाले रिएक्शंस है उनकी वजह से सेल जो काम करता है, ठीक है, मतलब अगर सेल में कोई रिएक्शन हो रहा है तो सेल क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो उसका जो काम है उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज़ डन बाय द सेल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो है सेल का, उसको थर्मोडायनामिक्स के कुछ रिलेशंस के साथ क्या किया, नर्स ने जोड़ दिया और उससे एक इक्वेशन निकला जो हमें बताता है कि कोई भी सेल अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो उसका सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा। ओके, सो सी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज डन बाय द सेल वी कैन कैलकुलेट, दैट इज W वी कैन कैलकुलेट बाय Q into V, right? So what is Q over here? Q is nothing but charge flowing through the cell and V is nothing but potential generated by the cell. मतलब अगर कोई सेल काम कर रहा है तो उसका काम जो है वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा। किसका प्रोडक्ट होगा, चार्ज जो सेल से फ्लो हो रहा है उसका प्रोडक्ट, किसके साथ, सेल जितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है चार्ज फ्लो होने की वजह से, उनका मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेल जो काम कर रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज डन बाय द सेल W मिलेगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कंसीडर करो एक रिएक्शन। हम जनरली डैनियल सेल इजी होता है समझने के लिए, इसलिए हम डैनियल सेल के रिएक्शंस देखते हैं। तो अगर हमें ये Q का क्वांटिटी निकालना है, मतलब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से पोटेंशियल कितना जनरेट हो रहा है, ये दोनों चीज़ें अगर हमें मालूम पड़ी तो हम W दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सेल निकाल सकते हैं। तो Q मतलब चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो कैसे निकाला जाता है, कंसीडर करो ये डैनियल सेल का रिएक्शन, ये वाला एनोड की तरफ होने वाला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन का। जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है leaving behind the electrons on the rod. Okay, and those electrons will be taken by Cu+2 ions and it will get converted into copper. यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज कर दिए और वही 2 मोल इलेक्ट्रॉन कॉपर+2 ने ले लिए और वो रिड्यूस हो गया कॉपर में। मतलब टोटल सर्किट में एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 फैरेडे चार्ज वहाँ पे फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, व्हाट आई एम सेइंग, सी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। उनके ऊपर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.66 इंटू 10⁻19 कूलोम। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू कितना आएगा, 96,500 कूलोम। और ये जो वैल्यू होता है वो 1 फैरेडे की इक्वल होता है। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर 1 फैरेडे चार्ज है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 फैरेडे चार्ज होगा, राइट। मतलब डैनियल सेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 2 फैरेडे चार्ज फ्लो हो रहा है ना। मतलब कोई भी अगर सेल हम ले ले तो उसमें हमेशा ही 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब अगर सेल बदल गया तो उसमें जो होने वाले रिएक्शंस है वो भी ऑब्वियसली बदल जाएंगे और उनमें फ्लो होने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब हमेशा 2 मोल इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में फ्लो नहीं होंगे, है ना। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स बदल गए मतलब चार्ज भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए हम 2 फैरेडे नहीं लेंगे, लेकिन जनरलाइज फॉर्म में किसी भी सेल के लिए हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे n फैरेडे चार्ज इतना फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब Q का वैल्यू क्या आ गया, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सेल में, n फैरेडे चार्ज फ्लो रहा है। और उससे पोटेंशियल जो जनरेट होता है सेल में, जो पोटेंशियल पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं, E सेल। मतलब Q हमारा मिल गया NF और V मतलब पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है सेल में वो कितना मिल गया, E सेल। मतलब हमारे वर्क का फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिकल वर्क का वो क्या आया,
NFE सेल, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, नाउ नर्स ने क्या किया, उसी सेल के लिए थर्मोडायनामिक्स में से एक रिलेशन निकाला। ओके, वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में क्या बताया जाता है, अगर कोई सेल या फिर अगर कोई सिस्टम क्या कर रही है, एनर्जी अपनी खर्च कर रही है, काम करने के लिए एनर्जी अपनी खर्च कर रही है, तो उसे हम कहेंगे डेल्टा जी, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी। और उस गिव्स फ्री एनर्जी को हम वर्क के साथ डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा जी, एज सेल डज द वर्क इट्स गिव्स फ्री एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। मतलब थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, अगर कोई भी रिएक्शन किसी भी सिस्टम में चल रहा है और उसका अगर गिव्स फ्री एनर्जी को सिंबल दिया गया है डेल्टा जी, और गिब्स ये साइंटिस्ट का नाम है। तो गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी सिस्टम के पास, सिस्टम मतलब जो हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ का हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम हो गई। मतलब अगर हम सेल का क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो सेल हमारे लिए अभी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में जो भी रिएक्शन चल रहा है उसमें अगर गिब्स फ्री एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो काम कर रहा है तो खुद का एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, खुद का एनर्जी खर्च कर रहा है वो काम करने में, तो उसकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना। मतलब वर्क डन जो है वो डेल्टा जी के साथ हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, ऐसे थर्मोडायनामिक्स में हमें बताया गया है। तो हमें किसी भी सेल का वर्क जो इलेक्ट्रिकल वर्क है वो मिला NFE सेल, और उसी सेल के लिए हम थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, W इक्वल्स टू माइनस ऑफ gives free energy change. Okay, so on the left hand side the thing is same, so we can equate the values on the right hand side of the equations. 1 and 2 में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ डेल्टा जी इक्वल्स टू NFE सेल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। सो अगर मुझे डेल्टा जी निकालना है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, सो वी विल गेट डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE सेल, राइट। इसको हम लोग कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, मतलब रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है और उस वक्त जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो है डेल्टा जी जो है वो कैसे निकाला जाएगा, माइनस NFE सेल, और यहाँ पे ये E सेल क्या है, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसी के बारे में हम लोग बात करें कि निकालते कैसे हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने किसी भी सेल में जो सेल काम करता है उसका जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसके लिए रिलेशन देखा, W इक्वल्स टू Q इंटू V। Q क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, हमने बोला N फैराडे चार्ज इतना फ्लो हो रहा है सेल में से। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल कितना जनरेट कर रहा है, E सेल, इतना पोटेंशियल उस टाइम पे सेल जनरेट कर रहा है, ऐसे हमें पता चला। तो हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट लिया, हमें इलेक्ट्रिकल वर्क मिला, और उसी इलेक्ट्रिकल वर्क को हम थर्मोडायनामिक्स में किससे रिलेट कर रहे हैं, डेल्टा जी से। वहां पे क्या बोला जाता है कि वर्क जो होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा जी, उस पर से हमारा ये रिलेशन आया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जी जो है इक्वल्स टू क्या आया, अभी हमने देखा माइनस NFE सेल, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालने को बोला तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इस फॉर्मूला में जस्ट E सेल की जगह हम लोग क्या लेंगे, E नॉट सेल। अगर मुझे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है तो मुझे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लेना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले में हम लोग वो वैल्यू सिर्फ चेंज कर देंगे। सो मेरे पास डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस NFE नॉट सेल। हमें इन दोनों चीज़ों की आगे ज़रूरत पड़ेगी। हमें थर्मोडायनामिक्स में और एक फॉर्मूला दिया जाता है, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन के लिए या फिर किसी भी सिस्टम के लिए जो उस सिस्टम का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, उसी सिस्टम के डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी प्लस RT ln Q के बराबर होता है। ऐसे हमें थर्मोडायनामिक्स में एक रिलेशन दिया जाता है। ये रिलेशन कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन क्या है वो हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस
फॉर्मूला से हम लोग डेल्टा जी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूला हो गए डेल्टा जी निकालने के लिए, है ना। क्या क्या हो गया देखिए, डेल्टा जी इक्वल्स टू एक तो आया माइनस एन एफ ई सेल, मतलब सेल पोटेंशियल के पोटेंशियल का वैल्यू दिया गया तो भी हम निकाल सकते हैं। और डेल्टा जी किसी भी सिस्टम के लिए हम लोग उसका स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज प्लस आर की वैल्यू टी, टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, क्यू रिएक्शन कोशेंट दिया गया तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग अगर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, बिकॉज डेल्टा जी तो सेम है, तो हम लोग ये दो चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, राइट। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4 वी आर गोइंग टू गेट हाउ व्हाट थिंग, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल्स टू इट बिकम्स डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, राइट। सो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की जगह पे ये हम लोग उसका जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को ऑन बोथ साइड्स डिवाइड करते माइनस ऑफ एन एफ से, तो हमें क्या मिलेगा, किसी भी फैक्टर से अगर हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स, तो दोनों साइड में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो हमने क्या किया, हमें अगर ई सेल निकालना है तो मुझे ये एन एफ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, माइनस ऑफ एन एफ से पूरे इक्वेशन को बोथ साइड्स डिवाइड करूंगी। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस ऑफ एन एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम लोग माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे और आर टी एल एन क्यू को भी हम माइनस एन एफ से डिवाइड करेंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे एन एफ कट जाएगा, है ना। क्या कट जाएगा देखिए, माइनस ऑफ एन एफ कट जाएगा, यहाँ पे भी माइनस ऑफ एन एफ कट जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, ये तो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, नेगेटिव साइंस भी कट जाएंगे। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे इक्वेशन में देखिए, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अभी ये जो निकल के आया ये हमारा नर्स्ड इक्वेशन है, जो हमने थर्मोडाइनामिक्स के कुछ इक्वेशंस को और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इक्वेशंस को रिलेट करके निकाला है हमने, मतलब नर्स्ड ने निकाला है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें अगर किसी भी सेल का नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें उसी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आर टी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द सेल, एफ फैराडे की वैल्यू दैट इज 96500 कूलम वो देना पड़ेगा, और वो जो रिएक्शन वहाँ पे चल रहा है उसका उस टाइम का जो भी रेशो होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप यू आर गेटिंग क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि ये आया कहाँ से। इसका डेरिवेशन वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इसमें से जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज निकल के आ रहे हैं उस पर भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने पड़ सकते हैं। ओके, सो अभी आगे देखिए क्या होगा, नर्स्ड इक्वेशन को हम थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो हमने अभी देखा ये हमारा नर्स्ड इक्वेशन है, जो नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए हमने अभी निकाला था, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अगर मुझे इस एल एन को, इस नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने पहले ही कहा था कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक फैक्टर से, वो है 2.303, ठीक है। मतलब इस चीज से हम लोग इस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये लॉग जो लॉग टू द बेस ई था वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ln मतलब नेचुरल लॉग विच इज लॉग टू द बेस ई, बट हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, हम जो कैलकुलेशंस करते वक्त लॉग लेते हैं वो सब लॉग टेबल में जो दिए जाते हैं लॉग टू द बेस 10 के हिसाब से वैल्यू दिए जाते हैं। सो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हुआ देखिए, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 क्यू, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, एफ की वैल्यू यहाँ पे हमने देखी है 96500 कूलोम पर मोल, टेम्परेचर अगर टेम्परेचर 298 केल्विन होगा तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, आगे थोड़ा इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब हमें अगर कैलकुलेशन कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दिया है तो ये डायरेक्ट इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, टी की जगह पे जो भी टेम्परेचर दिया गया है, रिएक्शन मतलब सेल रिएक्शन जिस टेम्परेचर
टेम्परेचर पे हो रही है, वो टेम्परेचर हमें मेंशन करके कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन, दैट इज नथिंग बट द 25 डिग्री सेल्सियस, जनरली सारे सेल जो होते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बनाए जाते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव asked to calculate E cell at 298 Kelvin और 25 डिग्री सेल्सियस, देन दैट टाइम वी कैन यूज डायरेक्ट इक्वेशन। कैसे आया ये वाला इक्वेशन हम लोग देखते हैं। E सेल इक्वल्स टू क्या आया देखिए, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10Q, मतलब ये जो थिंग है ये चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गई है, 0.0591 में। ठीक है, देखिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, ये जो पूरा टर्म है वो कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। अगर किसी भी सेल का 298 केल्विन पे अगर आपको ई सेल निकालना हो तो आप लोग डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ Q, ई नॉट सेल और N का वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। तो ये आया कैसे, ये वाला वैल्यू देखिए, अगर हम 2.303 एज इट इज रख दे, आर की वैल्यू 314 रख दे, टी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 298 केल्विन, और एफ की जगह एन तो चेंज होता रहेगा इक्वेशन के हिसाब से, रिएक्शन के हिसाब से, तो एन नहीं लेना है हमें, एफ की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो हमें रखनी है 96500। अगर आप ये कैलकुलेशन करके देख लेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या आएगा 0.0591, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है ये लेंदी वाला कैलकुलेशन थोड़ा कम हो गया, और 25 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग डायरेक्टली नर्स्ड इक्वेशन ये यूज कर सकते हैं। तो नर्स्ड इक्वेशन जो होता है वो हमें बेसिकली नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हेल्प कर सकता है, एज वेल एज वी कैन कैलकुलेट the electrode potential of any electrode. If we are going to ask to calculate the electrode potential of half a cell, that also we can calculate by using the Nernst equation। बस हमें क्या करना है, जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी हाफ सेल का निकाल रहे होते हैं तब ई सेल की जगह, ई नॉट सेल की जगह हमें सिर्फ क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट हाफ सेल। ई नॉट सेल की जगह हम लोग ई नॉट क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, माइनस ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, एन की वैल्यू उस इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, मतलब रिडक्शन का इक्वेशन दिया गया है तो रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं वो देखेंगे, वो वैल्यू एन का यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त देखेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। और log बेस 10 Q का वैल्यू जो होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करके निकाला जाता है। हाफ सेल का रिएक्शन लिखेंगे और उसमें जो प्रोडक्ट है वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, जो रिएक्टेंट है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। Q निकालते वक्त क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में। आई होप यू आर क्लियर विथ नर्स्ड इक्वेशन टिल नाउ। जो हमने अभी अभी देखा उसमें हमने देखा है कि नर्स्ड इक्वेशन जो होता है वो डिराइव करते वक्त हमें थर्मोडायनामिक्स के कुछ इक्वेशंस का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ रिलेशंस का यूज करना पड़ता है। सो दिस इक्वेशन वाज गिवन बाय नर्स्ड एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। अगर कोई गलती है तो वो भी आप बता सकते हैं। इसमें अगर कोई डाउट्स है तो आप बुक में से भी पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम लोग ये इक्वेशन कैसे यूज़ करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो फार्मूलाज निकल के आ रहे हैं वो हमें याद करने हैं। ठीक है, तो कौन से फार्मूलाज हमें याद करने हैं, ये तो फार्मूला छोटा वाला आपको याद करना है कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो सेल पोटेंशियल और चार्ज जो होता है सेल में से फ्लो हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये फार्मूला भी आपको थोड़ा बहुत कभी कभार MCQs में पूछा जा सकता है, वो आपको याद करना है। ईजी है। और यहाँ पे जो नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपको अगर पूछा गया तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके लिए आपको ई सेल लेना पड़ता है। ठीक है, और इसकी जगह हम लोग ये देखेंगे, सी
यहाँ पे अभी अभी हमने ये देखा था, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट अगर निकालना होगा तो आपको ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा, एन का वैल्यू वो रिएक्शन में से हमें पता चलेगा, एफ का वैल्यू फैराडे का 96500, तो 1 2 पहले वाला 3 और ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन। ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आई होप यू आर गेटिंग क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा मेसी लिखती हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा ऐसे मैं अज्यूम कर सकती हूँ। तो बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो डेल्टा जी का जो कंसेप्ट है, डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो बेसिकली गिव्स फ्री एनर्जी चेंज हमें रिएक्शन के किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में हम रुकेंगे। ठीक है, सो जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमें रिएक्शन में किस बारे में हेल्प करता है। देखिए, डेल्टा जी जो होता है उसका कुछ तो वैल्यू हमें मिलेगा। तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, और डेल्टा जी का वैल्यू इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो डेल्टा जी का वैल्यू किसी भी सिस्टम की किस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टैनिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डेल्टा जी से। स्पॉन्टैनिटी मतलब क्या? स्पॉन्टैनिटी मतलब रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड में होगा या नहीं होगा, मतलब स्पॉन्टैनियसली मतलब अपने आप होना, इट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन इट्स ओन। ओके, सो ये अपने आप से होगा या नहीं होगा, वो हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थर्मोडाइनामिक्स में ये निकालने के लिए कुछ अलग फार्मूलाज हैं। अभी हमने डेल्टा जी निकालने के लिए जो फार्मूलाज देखे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें उन्हें यूज़ करना है। तो ये पॉजिटिव होगा तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नेगेटिव होगा तो क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और 0 होगा तो क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो हमें शॉर्ट में देखना है। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या था, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE सेल। ठीक है, और डेल्टा जी नॉट जो होता है वो भी यहाँ पे सिर्फ हमें नॉट लगाना है। ठीक है, तो डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो अगर हमें पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, तो उस पर से हमें क्या पता चलता है कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टैनियस होगा, मतलब वो सेल में जो रिएक्शन चल रहे हैं वो अपने आप नहीं होंगे। ठीक है, अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टैनियसली अपने आप होंगे और वो जो सेल है वो प्रॉपरली काम करेगा। ये डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू हमें बताती है। ठीक है, और अगर डेल्टा जी 0 मिल रहा है तो जो रिएक्शंस चल रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ये इन्फॉर्मेशन हमें डेल्टा जी के वैल्यू से पता चलते हैं। तो बहुत बार MCQs में पूछा जा सकता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा सेल में चलने वाला या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, बताइए। तो वो हम डेल्टा जी के वैल्यू से पता कर सकते हैं। डेल्टा जी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 आए तो उस पर से हम लोग ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट। इसके बारे में हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।